Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching most important classes, which is very important for the all students who is preparing the UGC Commerce Paper 2. Now friends, मैं बता दूँ कि UGC Commerce Paper 2 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो मेरे क्लास से जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉरी OBC ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप जुड़ सकते हो। और एवरीडे एक स्पेशल टॉपिक पर जो है बेसिक से बेसिक पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो आज मैं के बारे में बताने वाला हूँ, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे सवाल जो है आपको हमें 20% जो है बना रहता है, तो जरूर इस तरह का सवाल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं आपको बता दूँ कि आज का सवाल जो है टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आ चुके हैं और आने समय में बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो दोबारा पूछे जा सकती हैं। तो चलिए, आप जो भी स्टूडेंट मेरे क्लास में नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिए, यहाँ तक कि बेल आइकन प्रेस करें ताकि और कैसे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट सबसे पहले मैं पहले सवाल की ओर रुख करूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट यानी RBIA व्यवस्था को शामिल नहीं किया है? NGO, NBFC, HFC, UCB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NBFC और NGO। तो NGO को जो है द करेक्ट आंसर, NGO को जो है जोखिम आधारित अंतरिम ऑडिट से इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस सरकारी क्षेत्र की बैंक का IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड जो 11 अंक का होता है को 1 जुलाई से बदल जाएगा? सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। तो सिंडिकेट बैंक का जो है बदलने जा रहा है, वो केंद्र बैंक के साथ इसको मर्ज किया गया था। इसी के देखते हुए जो सिंडिकेट बैंक की IFSC कोड को बदला जा रहा है 1 जुलाई से। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं चलते हैं। EPFO के नियमों के मुताबिक नौकरी छोड़ने के पिछले महीने बाद EPF खाता निष्क्रिय हो जाता है। 48 माह, 24 माह, 36 माह, 18 माह। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। 36 माह के बाद जो है आपका EPF में जो भी पैसे जमा होते हैं उसमें आपको कोई ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, यानी आपका खाता बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने को लेकर उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ एक सवाल है। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति और विदेशी मुद्रा नीति। 4 नीतियों का जो है ये खर्च किए जाने वाले उल्लेखनीय रूप से जो है प्रभावित कर सकता है। तो मैं बता दूँ इसमें खार इज द करेक्ट आंसर, यानी मौद्रिक नीति से जो है के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने को लेकर उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बता दूं कि आंकड़ों के वर्गीकरण के मामले में उच्च सीमा वाले वर्ग को इस अगले वर्ग की निरंतर सीमा के रूप में जाना जाता है को क्या कहते हैं? तो खुली श्रेणी, बंद श्रेणी, अपवर्ज्य श्रेणी और समावेशी श्रेणी का 4 श्रेणी दिए गए हैं। खुली श्रेणी, बंद श्रेणी, अपवर्ज्य श्रेणी, समावेशी श्रेणी। तो क्या होगा? अपवर्ज्य श्रेणी। क्वेश्चन नंबर ग, आंसर नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक मुद्रा की विधिक स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया का द्योतक है। तो क्या है? डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, विमुद्रीकरण और सूक्ष्म वित्त। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको इसकी आंसर जानकारी होनी चाहिए। डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन या आपका सूक्ष्म वित्त इनका करेक्ट आंसर होगा, यानी स्मॉल फाइनेंस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही के वर्षों में निम्न में से कौन सा देश भारतवर्ष में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है? तो बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, मॉरिशस है। तो मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 उपधारा 10C के अंतर्गत शैक्षिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति की अधिकतम
कर मुक्त सीमा है। तो कितनी राशि बतलाई गई है? तो 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपये जो है अधिकतम ये मुक्त राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट आखिरी 2 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 न्याय की ओर चलते हैं। कंपनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओं के लिए अग्रिम कर भुगतान की प्रथम किस्त की देय तिथि होती है। तो 15 अप्रैल सभी को पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ये अक्सर जो है आता है, आप लोगों ने बीकॉम या एमकॉम किया तो सवाल पूछे जा गए हैं। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर 15 जून है। ऑप्शन खा इज द करेक्ट आंसर, यानी 15 जून को जो है अग्रिम कर भुगतान की प्रथम किस्त की तिथि होती है। भारत सरकार ने लगातार आर्थिक और बैंकिंग सुधार के लिए निम्न में से कौन सी समिति नहीं बनाई है? तो टंडन समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टोरे समिति, नरसिम्हन समिति, ये काफ़ी फेमस समिति है बैंकिंग और सुधार के मामले में। लेकिन मेहता समिति ये नहीं है बैंकिंग से जुड़ा हुआ। तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज के टॉप 10 डेली इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सीधा आज का टॉपिक चलते हैं केक के बारे में, कंप्यूटर इंडिया के बारे में। तो बता दूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। किसी भी केक का प्रमुख कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्थान केंद्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। जैसा संविधान के अनुच्छेद 149 के उल्लेखित है, संसद ने 1971 में सीएजी के कर्तव्य, शक्ति और सेवा के सप्ताह अधिनियम नामक एक विस्तृत विधान को अधिनियमित किया, जो उनके अधिदेश का वर्णन करता है और केंद्र राज्य के लगभग प्रत्येक व्यय, राजस्व संग्रहण या सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली इकाई उनकी लेखा परीक्षा के अंतर्गत आती है। उनका कर्तव्य अग्रलिखित की लेखा परीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना है। यानी इसकी बहुत बड़ी महत्ता है देश में। इसकी संवैधानिक संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है भारत सरकार की। ये खुला है, इसको कोई रोक नहीं लगा सकता है। इसको जो है राष्ट्रपति का मुहर मिला है, यानी ये खुले तौर पर जो है सरकार को जाँच करती है। कोई तरह का भी योजनाएँ चलती है उस पर वो जो है रिपोर्ट रखती है। बहुत बड़ी संस्था है। इसका जो है बहुत सारे ऑफिसेस हैं, जो सब जनरल ऑफिसेस हैं। चलिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। बताते आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बता दूँ कि एवरीडे ये क्लास मंडे टू सैटरडे हो रहा है, तो आप आराम से जुड़ो और इसका लाभ उठाओ। ये 8 PM एवरीडे होती है, रात को, शाम को, सॉरी। तो आप सभी का स्वागत है फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।